मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजक, त्रिज्या, फिर बात करेंगे अपन वान डेर वाल, त्रिज्या, और फिर बात करेंगे अपन धात्विक, त्रिज्या। देखिए, सहसंयोजक त्रिज्या को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सहसंयोजक अणु क्या होता है। जब भी दो ऐसे परमाणु एक दूसरे का अष्टक पूर्ण करने के लिए, बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो सहसंयोजक अणु का निर्माण होता है और इन दोनों परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध कहलाता है। अष्टक पूर्ण क्यों करते हैं? ये अष्टक पूर्ण करते हैं स्थायी होने के लिए। इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले सिंपल एकदम हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन दो अणु है, दो परमाणु है अलग अलग। परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक ही होगी, नाभिक। और पहली कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक ही भरेंगे अपन। क्रॉस से मैंने इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं। सेम इसका ये हो जाएगा, ये भी क्योंकि हाइड्रोजन है। ये लीजिए, अब दोनों ही परमाणु अस्थायी हैं क्योंकि दोनों का ही बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये फर्स्ट कोश है और पहले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन दोनों ही हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो दोनों परमाणु स्थायी हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन तू भी ले लिया कर, मेरा और तेरा इलेक्ट्रॉन मैं भी ले लिया करूं। तो ये इलेक्ट्रॉनों का इन्होंने साझा कर लिया। इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका ये रहा। इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया तो अब देखिए, इसके बाह्यतम कोश में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके बाह्यतम कोश में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। अर्थात इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो गए, स्थायी हो गए। ठीक है, तो ये स्थायी हो चुके हैं। तो इनके बीच अणु का निर्माण हुआ, H+H क्या बना, H2। और ये हाइड्रोजन इसको बोलते हैं सहसंयोजक अणु। और ये जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, इस बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजक बंध। आगे बात समझ में? चलो, हमें ये 2 चीजें समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। तो यहां पे आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करने से कुछ इस प्रकार की संरचना बनी है 2 परमाणुओं की, और ये अणु है एक। तो इसी में अपन सहसंयोजक त्रिज्या की बात कर लेते हैं। एक परमाणु ये है जिसका नाभिक और ये कोश है। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल है। और दूसरा परमाणु ये जिसने इसके साथ साझेदारी की है हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो दोनों परमाणुओं की बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी तो ये होगी, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी। और इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, अर्थात ये आधा भाग, आ रही समझ में? चाहे मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं डायग्राम, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि किस चीज की बात कर रहे हैं अपन। नाभिक, नाभिक दूसरे परमाणु का, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी ये हो गई,
और इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग है वो ये हो गया, यहां से यहां तक। ठीक है ना। इस आधे भाग को ही क्या करते हैं, सह संयोजक त्रिज्या, यानी सह संयोजक अणु के दोनों परमाणुओं के नाभिकों की, साझेदार परमाणुओं की, समझ गए, साझेदार परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा भाग सह संयोजक त्रिज्या कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। देखिए वान डेर वाल में क्या होता है, वान डेर वाल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वान डेर वाल बल और इसके बारे में बताया, इसलिए इसको वान डेर वाल बल और वान डेर वाल त्रिज्या वगैरह बोलते हैं। यहां पे क्या होता है कि दो परमाणु हैं जो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक दूसरे को केवल वान डेर वाल बलों द्वारा आकर्षित करते हैं। ये एक परमाणु है कोई X, ये दूसरा परमाणु है कोई Y। ठीक है ना। और ये दोनों परमाणु क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ये जो आकर्षण बल होता है, इस आकर्षण बल को बोलते हैं वान डेर वाल बल, जो कि वीक होता है, वीक वान डेर वाल बल। इसकी हम बात करेंगे चैप्टर 4 में। ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको इतना सा बता देता हूं, वैसे हम जानते हैं कि संसार में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब उनमें अलग अलग आकर्षण बल लगते हैं, आयनिक बल लगते हैं, सहसंयोजक बल लग सकते हैं, वान डेर वाल बल लग सकते हैं, द्विध्रुव आकर्षण बल लग सकता है। यहां पे जो बल लग रहा है, दो परमाणुओं के मध्य वान डेर वाल बल लग रहा है। तो वान डेर वाल बल के कारण ये दोनों एक दूसरे के क्या आगे क्लोज आ गए हैं, या यूं कह सकते हैं दो अणुओं के मध्य लग रहा है। ये अणुओं के मध्य भी लग सकता है। अणुओं के मध्य कैसे लग सकता है, देखिए अणुओं के मध्य ऐसे लग सकता है। ये मान लीजिए एक अणु ये है H2 का और एक अणु ये है H2 का, तो दोनों अणु एक दूसरे से आकर्षित होंगे वान डेर वाल बल द्वारा। तो हाइड्रोजन H2 अणु है, इसकी संरचना में बनाऊंगा, तो अभी अपन ने बनाई थी। ये साझा कर रहा है इस दूसरे परमाणु के साथ, नाभिक इसका ये H2 अणु है, और ये दूसरा है जो इसके साथ आकर्षित हो गया और इसके पास आ गया, तो ये हो गया दूसरा H2 अणु। यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन में तो साझेदारी हुई है, इसलिए यहां पे क्रॉस किया अपन ने। ये दूसरा अणु है जिसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु में साझेदारी हुई, इसलिए क्रॉस किया अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है। ठीक है। परंतु इस अणु के अंदर और इस अणु के अंदर ये दोनों अणु अलग अलग है, ये H2 अणु, ये H2 अणु। ठीक है ना। इन दोनों में एक आकर्षण बल पाया जाता है वान डेर वाल बल, जिसके कारण से ये दोनों अणु एक दूसरे के पास आ गए और एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तब वान डेर वाल त्रिज्या होती है। देखिए अणुओं के जो पास पास स्थित परमाणु है, ये अणु है, इनके पास पास स्थित परमाणु ये दोनों हैं। इन दोनों नाभिकों की बीच की दूरी ये, ठीक है ना, इस बीच की दूरी का आधा भाग यानी ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अणुओं के पास पास स्थित दोनों परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा भाग वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है ना। यानी ये दो अणु हैं, ऐसे किसी और में भी हो सकता है, क्लोरीन में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर देखिए क्लोरीन की बात करें तो मान लीजिए क्लोरीन के Cl2 अणु होता है क्लोरीन का, तो ये दो Cl2 अणु पास पास आ गए। एक अणु तो ये बना लेते हैं अपन, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो आपको इजीली नजर आ जाए। ये हो गया एक Cl2 अणु, Cl2, इसके पास ये दूसरा वान डेर वाल बल द्वारा आकर्षित होकर दूसरा अणु आ जाएगा। ये लीजिए, ये इतना इतना दूसरा हो गया Cl2 अणु, और इतना इतना दूसरा अणु है Cl2 अणु।
दोनों अणुओं के जो पास पास स्थित परमाणु है यही है पास पास, इस अणु का इस अणु का दोनों परमाणु पास ये वाले हैं। ये वाला परमाणु इसके पास तो नहीं है ना, और ना इसके पास है। तो पास पास स्थित परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी ये हो गई, और इस बीच की दूरी का आधा भाग ये हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? वान डर वाल त्रिज्या। ठीक है, अब बात करते हैं धात्विक त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं? धात्विक त्रिज्या की। देखिए धात्विक त्रिज्या क्या होती है, इसकी बात अपन करते हैं। धातुएं जो होते हैं, धातुओं के परमाणु एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, इनका जालक क्रिस्टलीय बनता है। क्रिस्टलीय मतलब बहुत पास पास इनके परमाणु, क्योंकि ये ठोस होती हैं, जिसके कारण से इनके परमाणु बहुत पास पास आ जाते हैं और एक क्रिस्टल जाल का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल जाल से आप समझ सकते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, कुछ इस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं परमाणु। ऐसे मान लीजिए कोई धातु अपन ने सोडियम, आयरन वगैरह कोई सी भी अपन ले ले, तो उसके धातुओं के सभी परमाणु एक दूसरे के पास कुछ इस प्रकार से स्थित हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब, क्योंकि इनमें धात्विक आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण से परमाणु एक दूसरे के पास, परमाणु समझ लो, अणु समझ लो, एक दूसरे के पास आके स्थित हो जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये क्रिस्टल जाल बनता है एक, और ये इनका नाभिक है, ये इनके नाभिक हो गए परमाणुओं के। तो ऐसी स्थिति में जो धात्विक त्रिज्या होगी वो क्या, किसे बोलेंगे? ये सभी परमाणु किसी एक ही धातु के हैं। सपोज किया ये हमने कॉपर के हैं, ठीक है, तब धात्विक त्रिज्या की परिभाषा ये हो जाएगी कि धात्विक क्रिस्टल के अंदर किन्हीं भी दो परमाणुओं के पास पास स्थित हैं, जो भी परमाणु, कोई से भी दो परमाणु हो, चाहे ये दो परमाणु एक दूसरे के पास हैं, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो, बशर्ते वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हो, एक दूसरे के पास हो। तो पास पास स्थित दोनों परमाणुओं के बीच, नाभिकों की बीच की दूरी का आधा भाग, जैसे मैंने ये दो परमाणु ले लिए, अब ये दोनों परमाणु एक दूसरे के पास है, टच कर रहे हैं, तो इन दोनों नाभिकों की बीच की दूरी का ये भाग जो है, इस बीच की दूरी का आधा भाग निकाल लो, यहां से ये हो गया आधा भाग, इसको ही क्या बोलते हैं? धात्विक त्रिज्या। आगे बात समझ में? चाहे तो आप ये ले लो, ये दोनों परमाणु एक दूसरे के पास पास स्थित हैं, इन दोनों की बीच की दूरी का आधा भाग ये हो गया। चाहे आप ये ले लो, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा भाग ये हो गया। चाहे तो आप ये भी ले सकते हो, बशर्ते वो पास पास हो। तो इसका परमाणु का नाभिक और इस परमाणु का नाभिक के बीच की दूरी ये हो गई, और इसका आधा भाग ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी परमाणु त्रिज्या। आगे बात समझ में? अब अगर आवर्त सारणी के संदर्भ में इन परमाणु त्रिज्याओं की अगर हम बात करें, तो सेम वही चीज है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, जिसके कारण से वान डर वाल त्रिज्या वगैरह सहसंयोजक त्रिज्याएं जो अणु में बढ़ेंगी या धात्विक त्रिज्याएं जो बनेंगी वो क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, इसके कारण से ये भी त्रिज्याओं में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें कि इन तीनों के अंदर कौन सा बड़ा त्रिज्या होता है, तो देखिए तीनों को एक ऑर्डर में रखें तो सबसे पहले जो बड़ी त्रिज्या होगी वो होगी वान डर वाल त्रिज्या, ठीक है ना। इससे छोटी होगी धात्विक त्रिज्या, और उससे छोटी होगी सहसंयोजक त्रिज्या। तो ये ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वान डर वाल रेडियस, इसको बोलते हैं मेटेलिक रेडियस, और इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। आगे बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे।